गाइज अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा था। हम लोगों ने वहाँ पर पता ये लगाया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार एग्जाम्पल हमने लिया था गेम प्रोग्रामिंग का और वहाँ से हम लोगों ने समझा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ 78.php। और इसमें मैं क्या करूँगा कि PHP बॉयलर प्लेट लगाऊँगा। PHP इस तरह से अगर मैं लिखूँ PHP को तो बॉयलर प्लेट देनी चाहिए यार। मैंने कोई ढंग की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है क्या? आई थिंक दे शुड बी एन एक्सटेंशन जो कि हमको बॉयलर प्लेट तो दे कम से कम PHP की। बट ठीक है, एक्सटेंशन आती जाती रहती हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, एक्सटेंशंस तो हम खुद भी बना लेंगे। ठीक है, तो स्निपेट्स वगैरह मैंने बनाना सिखाए हुए हैं आपको, आप यूज़र स्निपेट्स अपने खुद के बना सकते हैं। बट चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने PHP में ही देखा था कि एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को बनाकर हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं होती हैं, एक क्लास के अंदर वेरिएबल का दूसरा नाम होता है। मेथड्स भी कुछ नहीं होते हैं, क्लास के फंक्शंस को मेथड्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो कोड है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होता है, समझ में हमको ज़्यादा आता है क्योंकि हम लोग जब इसको इस नज़रिए से देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट के नज़रिए से, अगर हम एक प्लेयर को देखेंगे ना कि एक प्रोग्राम के नज़रिए से या फंक्शन के नज़रिए से या वेरिएबल के नज़रिए से, तो आप कुछ ऐसा समझ लो कि आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। अब अगर मान लो आप एक वेरिएबल बना रहे हो तो आप लोग शायद उस वेरिएबल को 10 फंक्शंस में पास करोगे, इस तरह का गेम आप बनाओ। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो तब आप क्या करोगे, एक ऐसा वेरिएबल बनाओगे। क्लास को आप एक ऐसे वेरिएबल के रूप में देख सकते हो जिसके अंदर अपने वेरिएबल्स होते हैं और अपने मेथड्स होते हैं जो कि उन वेरिएबल्स पर काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। इसी के अराउंड जो है घूमती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप लोग रिपीट नहीं करते हैं कोड को, कम से कम रेपिटेशन होता है। ये नहीं कि आपने एक क्लास बनाई और उसके बाद आपने उसको कॉपी करके दूसरी बनाई। हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको कोड रियूजेबिलिटी में काम आता है। फिर क्लास जो होती है वो सिर्फ एक टेम्पलेट होती है। क्लास का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ बना दिया, अभी आपने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाया है। अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा न्यू प्लेयर करके एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने लाइन नंबर 26 में बनाया है। आप इसको एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन के हिसाब से मान लो। प्लेयर जो है वो एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन के हिसाब से आप समझ लो, और एक तरह की मान लो टी शर्ट प्रिंट करके ही देती है क्लास आपको। अगर ये टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन है तो आपने सिर्फ एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन बनाई है जो कि एक तरह की टी शर्ट प्रिंट करके दे सकती है। अब आप जब न्यू प्लेयर करते हो तो आपको एक नई टी शर्ट मिल जाती है। तो जो क्लास है वो अपने आप में कुछ नहीं है, एक मशीन है जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाती है, जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका महत्व होता है, उनके आप मेथड्स जो हैं वो रन कर सकते हैं। उनके जो मेथड्स और वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करके आप ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो यही होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर की। हमने ये एक क्लास बनाई थी और इस क्लास में हमने देखा था कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, इसके अपने मेथड्स थे और बिल्कुल सही लग रहा था। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बनाई, मेथड्स बनाए, कुछ मेथड्स जो है प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। हमने दिस देखा है, एरो ऑपरेटर देखा, ये देखा किस तरह से किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने सेट नेम और गेट नेम को अलग से रन किया। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ मेरे कहने का यहाँ पर क्या मतलब है। मैं क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, और इस बार जो क्लास है वो कुछ थोड़ी अलग सी बनाता हूँ। और मान लो मैं यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ एम्प्लॉई। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लास बना दी एम्प्लॉई और मैं यहाँ पर सिंटेक्स के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को लिखूँगा। ठीक है, तो जो क्लास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, क्लास प्रॉपर्टीज़ उनको मैं यहाँ पर लिखूँगा। और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक डॉलर नेम, यानी कि हर एम्प्लॉय का एक नाम होगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक डॉलर, मान लो उसकी सैलरी है। अब आप लोग सोच रहे हो कि पब्लिक यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है। अभी के लिए मैंने जैसे कि बोला था आपको, आप पब्लिक के बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम एक्सेस मॉडिफायर्स आगे ज़रूर देखेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि एक क्लास बनाई है मैंने एम्प्लॉई नाम की, और यहाँ पर पब्लिक नेम, पब्लिक सैलरी, दो वेरिएबल्स बनाए हैं।
इन दो वेरिएबल्स को बनाने के बाद मैं कुछ मेथड्स बनाऊंगा। मैं यहाँ पर सेट नेम, सेट सैलरी जैसे फंक्शंस को बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास मेथड्स, ठीक है, और इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड्स ऑफ क्लास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ और क्लास, और यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सेट नेम, सेट सैलरी दो अलग अलग मेथड्स बना सकता हूँ। लेकिन ज़रा आप सोचो एक बार, अगर मैं एम्प्लॉई क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ रोहन इज़ इक्वल टू और रादर डॉलर रोहन इज़ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया और ये सिंटैक्स बिल्कुल वही है जो कि मैंने यहाँ यूज़ किया है। जैसे डॉलर प्लेयर वन इज इक्वल टू न्यू प्लेयर बनाया था, वैसे ही मैंने ये किया है। तो मैं क्यों बार बार सेट करूँ कि भाई सबसे पहले मैं एम्प्लॉई बनाऊँ, उसके बाद मैं करूँ सेट नेम, उसके बाद करूँ सेट सैलरी, इतने सारे मेथड्स मैं कॉल ना करूँ। इसीलिए हमारे पास होता है PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर, और ये PHP स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप C++ में जाओ, अगर आप पाइथन में जाओ, या फिर आप लोग C# में जाओ, या फिर आप लोग जावा में जाओ, आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। और कंस्ट्रक्टर का नाम डरावना है, काम जो है बहुत सिंपल है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। करना क्या है, एक सिंपल सा मेथड बनाना है, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट नाम का। किस नाम का? डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट नाम का। तो ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है? तो मैं इसको एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा देने वाला हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को, एक बहुत सिंपल सी परिभाषा इसको देने वाला हूँ। इट अलाउज यू टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और एक दूसरी लाइन जो मैं लिखूँगा, इट इज़ द कोड विच इज़ एग्जीक्यूटेड whenever a new object is instantiated। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो यार, क्रिएटेड बोल दो ना। नहीं, क्रिएटेड नहीं, अब क्रिएटेड की जो हमारा टाइम था वो जा चुका है, 78th वीडियो पे हम आ चुके हैं। अब हम प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के बनने को इंस्टेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंशिएशन। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक वोकैबुलरी नाम की चीज़ होती है और एक प्रोग्रामिंग वोकैबुलरी नाम की चीज़ होती है कि अगर आप लोग कोई चीज़ प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी नज़रों से देखा जाएगा और आपको देखा जाएगा ऐसे कि आप लोगों को आती हैं चीज़ें समझ में। लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हो ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड और इस तरह की बातें आप कर रहे हो तो भी आपको बुरी नज़रों से नहीं देखा जाएगा। लेकिन एक इंस्टेंशिएशन जब कोई शब्द बोलता है ना, तो एक एक्सपीरियंस की जो वाइब्स हैं वो आती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है कि जब भी मैं एक नया एम्प्लॉय बनाऊंगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और वो किस लिए यूज़ होता है? वो इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या इसका नाम हमें कंस्ट्रक्ट ही रखना पड़ेगा, कुछ और नहीं रख सकते? हाँ भाई बिल्कुल, कंस्ट्रक्ट, स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट ही रखना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा आपके PHP इंटरप्रेटर को कि आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं कोई दूसरा फंक्शन, कैसे पता चलेगा? इसीलिए कंस्ट्रक्ट के नाम से आपको बनाना है। और मैं भी यहाँ पर एको करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ माई कंस्ट्रक्टर फॉर एम्प्लॉई, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये, अच्छा एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर की परिभाषा बताई, हमने इतना कुछ बात करी कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्या ये प्रोग्राम कुछ आउटपुट देगा? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये प्रोग्राम कोई आउटपुट देगा? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने कुछ एको नहीं कराया, एक फंक्शन बनाया है, मैंने कुछ एको नहीं कराया है, मैंने रोहन का कंस्ट्रक्ट को कॉल नहीं कराया है, तो क्या आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूट भी करेगा? ये आपसे मेरा सवाल है, नीचे कमेंट में जवाब ज़रूर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। और यहाँ पर मैं जल्दी से अपना जो जैम्प है वो चालू कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली जैम्प चालू करना भूल गया, और जैम्प तो पहली चीज़ है जो आपको चालू करनी चाहिए। तो सिर्फ अपाचे मैं चालू कर रहा हूँ। बाय द वे मैं बता दूँ आपको, मैं भी डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं MySQL जो है वो चालू मैंने नहीं करा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से नई टैब खोलूँगा और PHP माई एडमिन नहीं, मैं खोलूँगा अपना लोकल होस्ट /oops 78.php 78.php
दिस इज़ माई कंस्ट्रक्टर फॉर एम्प्लॉई प्रिंट हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि यार वैसे अगर आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी अभी तक तो आप लोगों को एकदम क्लियर होगा क्या हुआ यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर जैसे कि मैंने बताया ये वो कोड है जो एग्जीक्यूट होना ही होना है जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है तब। तो यहाँ पर तो कोई आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कोड है जो कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर मैं एक और बना दूँ ऑब्जेक्ट, मान लो मैं हैरी के नाम से एक बना दूँ और इसके बाद मैं एक स्किलेफ के नाम से बना दूँ, तो रोहन, हैरी, स्किलेफ 3 अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। और मैं इसको अगर रिलोड करूँ यहाँ पर तो देखो 3 बार ये प्रिंट हुआ, यानी कि एक बार तो ये जो कंस्ट्रक्ट फंक्शन था वो इसके लिए चला, एक बार इसके लिए चला और एक बार इसके लिए चला बिना मेरे कॉल किए। मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया, उसके बाद भी चला। क्यों चला? क्योंकि इसका काम ही ये है, इसका काम है हर ऑब्जेक्ट के बनने पर चलना, हर ऑब्जेक्ट के बनने पर चलना। तो कंस्ट्रक्टर की नई परिभाषा है हर ऑब्जेक्ट के बनने पर चलने वाला फंक्शन। एकदम 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात उबाल के अगर मैं आपके सामने रखूं छान के कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को, तो वो है एक ऐसा फंक्शन जो कि हर ऑब्जेक्ट के बनने पर चलता है। तो क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के बनने पर चलता है तो मुझे हर ऑब्जेक्ट के बनने पर इससे कोई काम करवाना है अगर, तो मैं करवा सकता हूं। और वो काम क्या हो सकता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। अब देखो कंस्ट्रक्टर के यूज की बात करते हैं। अगर मान लो मुझे नेम और सैलरी सेट करनी है, अगर आप एक एम्प्लॉई बना रहे हो तो आप उसका नाम सेट करना चाहोगे, उसकी सैलरी भी सेट करना चाहोगे, कुछ डिफ़ॉल्ट सैलरी हो सकता है। आप रोहन को 10,000 रुपये महीना देना चाहते हो और हैरी को 5 रुपये महीना देना चाहते हो और स्किलेफ से फ्री में काम करवाना चाहते हो। तो अगर इस तरह के काम आप करवाना चाहते हो आपकी सैलरी इनकी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम पहले कैसे कर रहे थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, हम बना रहे थे अपने कस्टम मेथड्स, यानी कि हम अलग अलग मेथड्स बना रहे थे। हम कह रहे थे यार सेट नेम एक बना लो और उसके अंदर क्या करो, नेम को सेट करा दो जो भी सेट नेम को दिया जाता है उससे। यानी कि मैं सेट नेम को किसी भी ऑब्जेक्ट पर कॉल कर सकता हूँ और वो क्या करेगा, वो नाम जो है जो भी मैं सेट नेम को दूंगा वो सेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, और ये एरो ऑपरेटर आपको यूज़ करना है, दिस एरो नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम। इस तरह से आप लोगों को करना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो नाम प्रॉपर्टी है, यानी कि नेम प्रॉपर्टी है जो इस ऑब्जेक्ट की, उसको बराबर कर दो जो आपको पास किया गया उसके। क्या पास किया गया था आपको? हैरी पास किया गया था। ये तो आपको पिछले वीडियो में क्लियर हो ही गया होगा, तो मैंने आपको समझाया ही था पिछले वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप फर्दर लेते हैं और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अब कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ किस तरह से आप लोग को इसको स्ट्रक्चर करके दूँ, क्योंकि ये कोड मैं आप लोगों को देता हूँ बाद में और आप लोग को एक रिवीजन के लिए काम करता है बहुत अच्छा ये, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसी फंक्शन को कॉल करूँगा या फिर मैं टाइप ही क्यों ना कर लूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन कंस्ट्रक्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा मुझे चाहिए एक तो नेम चाहिए और एक सैलरी चाहिए, ठीक है। नेम और सैलरी चाहिए। मैं कहूँगा कि जो नेम है इसका, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए रन हो रहा है उसको बराबर कर दो नेम के, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई वायरस आ गया क्या, मैंने कोई वायरस तो नहीं लिख दिया, नहीं वायरस मैंने नहीं लिखा, सिंपल नोटिफिकेशन है, कोई बात नहीं, आ जाती है कभी कभी। और उसके बाद मैं क्या कर रहा था, सैलरी को सेट कर रहा था। मैं कहूँगा सैलरी को बराबर कर दो किसके, जो भी यहाँ पर पास हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है इसका नाम भी आप सैलरी रखो, ये कोई रूल नहीं है कि नेम को आप नेम ही करो, ये दोनों मैच होने चाहिए। ये इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या मैं इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। बाय द वे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, रिलोड करूँ तो एरर मिलेगा या नहीं मुझे बताओ आप लोग, आपको क्या लगता है? तो हाँ मुझे एरर मिलेगा। और एरर क्यों मिलेगा मुझे? एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट है वो अभी आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है।
यू कैन ऐड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन एम्प्लॉई कंस्ट्रक्ट। आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, आपने कहा कि कंस्ट्रक्टर को मैं नाम और सैलरी प्रदान कराऊंगा, आपने कंस्ट्रक्टर को नाम और सैलरी प्रदान नहीं कराई, इसलिए आपका जो पीएचपी था वो गुस्सा हो गया। तो इस पीएचपी के गुस्से को ठंडा करने के लिए हम सबसे पहले नाम प्रदान करेंगे और उसके बाद हम सैलरी प्रदान करेंगे, और इनको अच्छी सैलरी दे देते हैं, नहीं तो ये रोहन दास और इसके लेफ्ट दोनों ही कमेंट में नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, और मैंने गलती से रोहन का नाम हैरी कर दिया, और मैं यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखूँगा रोहन, और यहाँ पर स्किल एफ, ठीक है, और यहाँ पर 56,000 ही रखूँगा स्किल एफ की, और मैं सबसे कम सैलरी उठाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे खर्चे कम है, मैं सिंपल आदमी हूँ, तो इसलिए मैंने कम सैलरी उठा ली, ठीक है। सेव किया, इसको रिलोड किया मैंने। जब मैंने इस बार इसको रिलोड किया तब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने एको यहाँ पर नहीं लगाया था। लेकिन आपको ज़रा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं एको करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ दी सैलरी ऑफ हैरी इज़, और उसके बाद मैं क्या करूँ, डॉलर हैरी, और उसके बाद मैं यहाँ पर सैलरी कर दूँ। अगर मैं ऐसा करूँ और इसको रिलोड करूँ तो ये देखो मेरी सैलरी यहाँ पर प्रिंट हो गई, द सैलरी ऑफ हैरी इज़ 10,000, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर स्किल एफ लिख दूँ तो स्किल एफ की सैलरी भी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो मैंने इसको रिलोड किया, जिस सैलरी ऑफ हैरी क्यों लिख कर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हैरी ही रहने दिया, स्किल एफ इज ये, ठीक है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, ये संभव क्यों हो पा रहा है, 56,000 क्यों दिख रही है, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट बना है, ये स्किल एफ ऑब्जेक्ट बना है, इसने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके ये वाले वेरिएबल्स को अपडेट कर दिया है। अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलाता, अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता एग्जिस्टेंस में और डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट बनाता, तब आप चेक करना, ये लाइन हटाकर देखना और ये फंक्शन हटाकर देखना, और आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट नहीं होंगी। तो ये जो मैंने एम्प्लॉय के अंदर दी हैं वैल्यूज़, ये सेट हो गई हैं एज नेम एंड एज सैलरी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर मान लो जो कंस्ट्रक्ट है फंक्शन, बिना कंस्ट्रक्टर के मैंने अगर काम किया होता अपना, मैंने अगर मान लो इसको ऐसे कर दिया होता, और उसी के साथ साथ मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोड को वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ख़राब कह लो, ठीक है। सेव किया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको रन करूँगा। तो देखो कुछ सेट नहीं है, सैलरी ऑफ हैरी इज सैलरी ऑफ स्किल एफ इज, तो कोई भी वैल्यू सेट नहीं है अभी सैलरी की दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर ने हमें क्या मदद की, कंस्ट्रक्टर ने हमें मदद की कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी ऑब्जेक्ट की उनको हम सेट कर पाए, और उनको सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो अभी भी ये नहीं आ रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो मैंने अनकमेंट नहीं किया है, मुझे कंस्ट्रक्टर को अनकमेंट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टर जब अनकमेंट हो गया तब देखो यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख कर आ रही हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कुछ और बातें करना चाहूँगा यहाँ पर, और आप लोगों को और क्लियरली बताना चाहूँगा चीज़ें। ये वाला जो नेम है और ये वाला जो सैलरी, ये एक आम फंक्शन की तरह काम करता है कंस्ट्रक्ट। इसके लिए यहाँ एक स्पेशलिटी ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये रन होगा, लेकिन ये एक फंक्शन ही है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लेकिन यार होते तो वो इंसान ही हैं। लोग कहते हैं यार ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हैं तो इंसान ही, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन ही है, कंस्ट्रक्ट भी एक फंक्शन ही है। ये बात अलग है कि ये जो है क्या कहते हैं, न्यू एम्प्लॉई रोहन 73,000 रन करने पर रन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंसिएशन होता है तब ये रन करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक फंक्शन ही, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन के अंदर जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं, ये जो कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मिलकर पास होंगे इसको, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसको नेम 1 कर दूँ, इसको सैलरी 1 कर दूँ, तो क्या प्रोग्राम चलेगा या नहीं, मुझे बताओ आप कमेंट में लिखकर। टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट चिपका देना यार आप लोग, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि मज़ा आएगा फिर आपको भी सीखने में, मुझे भी सिखाने में। आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे इस चीज़ को, और आप लोग ने सही जवाब दिया होगा कि ये एकदम एज एक्सपेक्टेड काम करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन के अंदर के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज किया है। हमने
इनको चेंज नहीं किया, अगर मैं इनको चेंज कर दूं तो हाँ तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की है, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट का नेम वन, यहाँ तो कोई नेम वन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मुझे दिक्कत पड़ेगी। तो मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो ये सेट नहीं हो पाए, एरर थ्रो नहीं हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देखो ये वैल्यू सेट नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने कंट्रोल Z कर दिया अभी, और अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। और नॉट टू मेंशन कि यहाँ पर मुझे BR लगाना पड़ेगा अगर मैं इसको नई लाइन में देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो मैंने इसको गूगल पर सर्च कर दिया, क्या मुझे व्यू पेज सोर्स करना था यार, व्यू पेज सोर्स, हाँ। तो ये इसको HTML की तरह ट्रीट करेगा, और HTML बाय डिफ़ॉल्ट आपकी न्यू लाइंस जो है उनको इग्नोर मारता है, आपको BR लगाना पड़ता है, एक BR टैग लगाना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपकी जो न्यू लाइंस हैं वो भी पार्ट्स हों तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वापस आ जाऊँ और मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर दिखे न्यू लाइन, तो मैं यहाँ पर एक BR लगा लूँगा, तो क्या होगा, एक वैलिड HTML बन जाएगी और वो HTML पार्स हो जाएगी एज अ न्यू लाइन। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट मेरी शेयर नहीं करी है अपने दोस्तों के साथ, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस प्लेलिस्ट पर, एट द सेम टाइम मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ codewitheri.com पर भी, कि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। काफ़ी काम चल रहा है, मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ, और बस उम्मीद यही है कि आप लोग को जो है सब पसंद आएगा जो भी मैं कर रहा हूँ। बस मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को कॉपी करके इस लिंक को अपने फेसबुक के ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, जहाँ पर आपके दोस्त वगैरह हैं, या फिर अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका कंपनी का कोई ग्रुप होगा, अगर आप वहाँ पर डाल दें तो बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के फ्री के कोर्सेज़ प्रदान करना चाहता हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सारे और कोर्सेज लाना चाहता हूँ। तो मुझे बस आप लोगों से इतनी हेल्प चाहिए कि आप लोग इस चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और मैं अपना काम करता रहूँगा, आप बस मेरे लिए इतना कर दो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।